कुणाल कामरा एक ऐसा नाम जो कॉमेडी की दुनिया में अपने तीखे राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में रिकॉर्ड किए गए उनके हालिया कॉमेडी स्पेशल ने न केवल दर्शकों को हंसाया बल्कि एक कानूनी और राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया। इस स्पेशल में कामरा ने अपने अनोखे तरीके से प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और वर्तमान घटनाओं पर व्यंग्यात्मक गीतों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जो विवाद का कारण बनी। उनका एक गीत, जो प्रसिद्ध बॉलीवुड ट्रैक हवा हवाई पर आधारित था, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निशाना बनाता है। इस गीत में कामरा ने जीएसटी जैसे आर्थिक मुद्दों को मजाक में उठाया और सीतारमण को साड़ी वाली दीदी और निर्मला ताई जैसे घरेलू नामों से संबोधित किया। यह न केवल दर्शकों के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है, बल्कि सत्ता की स्थिति का मजाक बनाते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। इस गीत में गड्ढे, मेट्रो निर्माण की दिक्कतें और पुलों का गिरना जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया, जो सरकार की अक्षमता और शहरी अराजकता को दर्शाते हैं। हालांकि कामरा का दूसरा व्यंग्यात्मक गीत, जो भोली सी सूरत पर आधारित था, उन्हें और भी गंभीर समस्याओं में डाल देता है। इस गीत में अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया गया, जिसमें गद्दार शब्द का उपयोग किया गया। यह शब्द राजनीतिक संदर्भ में भारी मात्रा में अर्थ रखता है, विशेषकर शिंदे के शिवसेना से विभाजन के परिप्रेक्ष्य में। कामरा के इस गीत में गद्दार शब्द का उपयोग इस घटना के लिए सीधा संदर्भ माना गया, जिसने पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल को और बढ़ा दिया। शिवसेना के विधायक मुर्जी पटेल ने कामरा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए समन जारी किया। कामरा ने प्रारंभ में 1 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उनकी याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और दूसरा समन जारी किया। यह कानूनी कार्रवाई यह दर्शाती है कि राजनीतिक शक्तियों की आलोचना करने के लिए व्यंग्य का उपयोग करने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। इस स्थिति ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। व्यंग्य और स्वतंत्रता का यह टकराव किस तरह के परिणामों को जन्म दे सकता है। कामरा की स्थिति इस बात को उजागर करती है कि कैसे आलोचना और व्यंग्य का उपयोग करते हुए सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी करने की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें कानूनी समस्याओं में डाल सकती है। उनकी कॉमेडी का उद्देश्य केवल हंसी नहीं, बल्कि सत्ता के प्रति सवाल उठाना भी है। शिवसेना की प्रतिक्रिया, जिसमें कॉमेडी क्लब का तोड़फोड़ और समन का जारी होना शामिल है, यह दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देने के परिणाम क्या हो सकते हैं। यह घटना लोकतंत्र में हास्य की सीमाओं और राजनीतिक फिगर्स की आलोचना सहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या एक कॉमेडियन को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, या उन्हें सत्ता के प्रति चुप रहना चाहिए? कामरा का यह संघर्ष न केवल उनके लिए, बल्कि सभी कलाकारों और कॉमेडियनों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे हास्य एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि इस उपकरण का उपयोग करने के परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। कामरा ने हमेशा अपने कॉमेडी में एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। वे केवल हंसी के लिए नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं और समस्याओं को उजागर करने के लिए कॉमेडी का उपयोग करते हैं। उनका यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है कि क्या हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, भले ही वह सत्ता के खिलाफ हो। कुणाल कामरा की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां आलोचना और व्यंग्य को सहन नहीं किया जा सकता? क्या हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए डरना चाहिए? क्या हम सच में एक लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा हैं जहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है? कामरा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हंसी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण भी है, जिसका उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस उपकरण का उपयोग करते समय हमें यह भी समझना चाहिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक व्यंग्य और आलोचना की सीमाएं क्या हैं। यह एक ऐसा मामला है जो न केवल कामरा के लिए, बल्कि सभी के लिए एक सबक है कि हमें अपनी आवाज उठाने से नहीं डरना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। कुणाल कामरा का संघर्ष
एक महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बन गया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। क्या वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे या इस कानूनी तूफान के बाद वे चुप हो जाएंगे? यह सवाल न केवल उन्हें बल्कि सभी को चिंतित करता है जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।